हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। तो कौन बनेगा अमीर, किसके पास सबसे ज्यादा दौलत होगी। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको फुल क्लैरिटी मिलने वाली है कि क्यों ज्यादातर लोगों को पैसों की प्रॉब्लम होती है और क्यों कुछ लोग अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज करके फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को अचीव कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप जो सीखोगे इससे पक्का पैसों को लेकर आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। यह वीडियो थोड़ा लंबा है तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप पक्का बोलोगे गजब की बात बता दी यार, ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं पता थी, काश मुझे पहले पता होता तो आज जिंदगी कुछ और ही होती। थैंक यू सो मच यार, बस हो गया, अब बहुत हो गया। अब मैं आपको ये सब चीज समझाने वाला हूं कि कैसे कुछ लोग पैसे को स्मार्टली मैनेज करके अच्छी जिंदगी जीते हैं। और दोस्तों मैं आपको यह समझाऊंगा दीपक और राजू के स्टोरी के हेल्प से, जिससे कि आप अपने लाइफ को उनसे रिलेट कर पाओ और आपको समझ में आए कि आपको कैसे एक्शन लेना है अपने पैसों को लेकर, ताकि आप अपने पैसों की प्रॉब्लम से बच सको। दोस्तों तो देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों दीपक और राजू दोनों ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों ने ही अपने बचपन में बहुत ज्यादा गरीबी को देखा है। दोनों ने काफी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। बचपन से ही उन्होंने काफी संघर्ष किया है पैसों के लिए, लेकिन उन लोगों के ऊपर भगवान की कृपा है। आज दोनों ही युवा 25 साल के हो चुके हैं और 25 साल के होते ही उन्हें एक अच्छी जॉब भी मिल गई है और उन्हें अपनी जॉब में 25,000 रुपए पर मंथ मिलने वाली है। हाँ तो दोनों ने अपने काम को करना शुरू कर दिया है। अब 1 महीने बीत चुके हैं, अब उन्हें अपनी सैलरी मिल चुकी है। उन्हें अपने लिए कितनी सैलरी मिली है, सही कहा 25,000 रुपए उन्हें मिल चुका है। अब आइए ये देख लेते हैं कि दोनों ने अपने पैसे को किस तरह से मैनेज किया है। दीपक ने अपने पैसे को किस तरह से मैनेज किया है और राजू ने अपने पैसे को किस तरह से मैनेज किया है, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि दीपक और राजू को दोनों को अपनी सैलरी मिल चुकी है। कितने मिली है, 25,000 रुपए दोनों को मिल चुकी है। और दोनों की अभी एज कितनी है, दोनों की एज है अभी 25 साल 25 साल, दोनों की एज बिल्कुल इक्वल है। अब आइए आप खुद देखिए कि दोनों अपने पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं राजू की हालत क्या है। राजू को सैलरी मिली 25,000 रुपए, तो उसने क्या किया, वो चला गया दुकान जाके उसने क्या खरीदा, दुकान जाके उसने तुरंत 15,000 रुपए का फोन खरीद लिया। ये देखिए, ठीक है। फिर उसने 4,000 रुपए अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में उड़ा दिया। अब नई नई जॉब लगी है, सैलरी भी मिल गई है, तो पार्टी करना तो बनता ही है। तो उसने बिल्कुल ऐसा ही किया, अरे यार पार्टी करो। लेकिन उसने क्या किया कि सीधा 4,000 रुपए अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में उड़ा दिया। मेरे हिसाब से पार्टी करना गलत नहीं है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि मुझे कितने पैसे खर्च करने चाहिए पार्टी के लिए। मुझे लगता है कि 4,000 रुपया उसने ज्यादा ही रख दिया पार्टी पे खर्च करने के लिए, ठीक है। अब बचे हुए 6,000 रुपए वो क्या करता है कि अपने बेसिक नीड्स में खर्च करता है, ठीक है। और लास्ट में उसके पास कुछ पैसे नहीं बचते हैं। अब उसे बाकी पैसे के लिए अगले महीने की सैलरी के लिए वेट करना होगा। अब आइए दीपक के केस को देख लेते हैं। दीपक को जैसे ही मिला उसकी सैलरी 25,000 रुपए, उसने सबसे पहले कोई पार्टी नहीं की और ना ही उसने कोई महंगी चीज को खरीदा। उसने सबसे पहले अपने इनकम का 50% अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। और उसने कहाँ इन्वेस्ट किया, 5,000 रुपए उसने SIP में इन्वेस्ट किया। वे लगभग 35 सालों के लिए अपनी SIP करने वाला है पर मंथ, ठीक है। पर मंथ वो 5,000 रुपए देगा अपनी SIP में, जहां उसे पर ईयर 15% का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि उसकी अमाउंट 15% की रेट से हर साल कंपाउंड होती रहेगी और ये लगभग 35 सालों तक चलता रहेगा। बाकी के उसने अमाउंट यानी कि 50% इन्वेस्ट किए है, तो 25,000 का 50% होता है 12,500 रुपए। तो उस 12,500 रुपए में उसने 5,000 रुपए को तो SIP पे लगा दिया है 35 सालों के लिए, और बाकी के 7,500 यानी कि 7,500 रुपीज उसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया है। और बाकी के 30% अमाउंट उसने सेव कर लिया, बचा लिया। और जो बचे हुए 20% है
उसने उस पैसे को अपने बेसिक नीड्स के लिए इस्तेमाल किया, तो 30% उसने बचाया। तो इसके हिसाब से अंत में उसके पास कितने बचे? उसके पास बचे 7,500 रुपीज। तो अब आइए ये देख लेते हैं कि दूसरे महीने में इन दोनों ने अपने पैसे को कैसे मैनेज किया है। पहले देखते हैं राजू की मैनेजमेंट। राजू को जब दूसरे महीने सैलरी मिली तो उसने क्या किया? उसने अपने पैसों से नई वॉच खरीदी, उसके बाद उसने जूते खरीदे, फिर उसने कपड़े खरीदे और वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए गया, कोई टूर पे गया होगा, ठीक है। और जितने पैसे उसके पास बच गए उन पैसों से उसने अपने बेसिक नीड्स पे खर्च किया। अब बात करते हैं कि दीपक ने दूसरे महीने में अपने पैसों के साथ क्या किया। उसने दूसरे महीने भी अपने 50% अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया है। जैसा कि उसने 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी कर रखी है, तो उसने 5,000 रुपए एसआईपी की और जो बच रहे हैं 50% में से 7,500 रुपीज, उस पैसे को उसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया और 15% अमाउंट को उसने सेव कर लिया। 15% अमाउंट उसने अपने फाइनेंशियल और सेल्फ एजुकेशन में दिया और बाकी के 20% अमाउंट उसने अपने बेसिक नीड्स पे खर्च किया। तो इस केस में भी दूसरे महीने में भी राजू के पास कुछ पैसे नहीं बच रहे हैं अंत में, जबकि दीपक के पास इस महीने भी सेकेंड मंथ भी 15% अमाउंट बच रहे हैं दूसरे महीने में भी। अब देखते हैं कि तीसरे महीने में इन दोनों के साथ क्या होता है। बने रहिएगा मेरे साथ। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं तीसरे महीने की। तो तीसरे महीने में दोनों ने अपनी पैसों की मैनेजमेंट कैसे की है। देखिए राजू ने क्या किया, तीसरे महीने में भी जब उसे सैलरी मिली 25,000 रुपए, उसने क्या किया, उस पैसों से चल गया गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे, ठीक है। और फिर वो बाहर गया, उसने बाहर खाना खाया, ठीक है, और उसने बाइक ले लिया ईएमआई पे, ओके। और इस महीने भी अंत में उसके पास कोई पैसे नहीं बचते हैं। जो पैसे बचते हैं तो वे उसके बेसिक नीड्स में चले जाता है। अब देखते हैं दीपक ने क्या किया है। दीपक को भी सैलरी मिली है 25,000 रुपए। अब इसने क्या किया है कि इसने इस महीने भी अपने सैलरी के 50% हिस्से को इन्वेस्ट कर दिया है। और जैसा कि आप जानते हो कि उसे 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने हैं 35 सालों तक, क्योंकि उसने एसआईपी कर रखी है। और 7,500 रुपए उसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। 15% अमाउंट को उसने सेव कर लिया और बाकी के 15% अमाउंट उसने अपने फाइनेंशियल प्लान को दिया, ओके, फाइनेंशियल प्लान को दिया, ओके। और बाकी के 20% अमाउंट वो अपने बेसिक नीड्स में खर्च करता है और वो इस बार घूमने जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि राजू ने अपने दूसरे महीने की सैलरी से घूमने गया था, ठीक है, लेकिन दीपक भी घूमने गया, लेकिन अपने तीसरे महीने की सैलरी से घूमने गया। और जब वो घूमने गया तो उसने अपने पैसे को अच्छे से मैनेज किया, उसके बाद वो घूमने गया। उसने राजू जैसा नहीं किया कि कुछ मैनेज नहीं कर रहा है, बस जो मन आ रहा है वही किया जा रहा है, ठीक है। दीपक ने अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज किया, देखिए बढ़िया से, उसके बाद वो घूमने के लिए जा रहा है, ठीक है। और घूमने जाने के लिए वो कितना पैसा यूज करेगा उसने पहले से डिसाइड कर लिया है कि 20% में ही 10% वो अपने बेसिक नीड्स को देगा और बाकी के 10% वो घूमने में लगाएगा। तो इसे कहते हैं स्मार्टली मैनेजमेंट। अब मैं दोस्तों बात करने वाला हूं, अब मैं जाऊंगा 10 साल आगे। अब चलिए 10 साल फ्यूचर में चलते हैं कि 10 साल बाद इन दोनों की लाइफ कैसी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 साल बीत चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि इन दोनों का क्या हाल है 10 साल के बाद। तो 10 साल जैसे कि बीत चुके हैं, तो राजू की एज हो चुकी है 35 साल और दीपक की एज भी हो चुकी है 35 साल। दोनों के ही शादी हो चुकी है, अब दोनों ही मैरिड है और दोनों के 2-2 बच्चे भी हैं। 2-2 बच्चे से मेरा मतलब है राजू के 2 बच्चे हैं और दीपक के भी 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब 10 साल के बाद राजू की सैलरी में बढ़त हुई है। राजू की सैलरी जो 10 साल पहले 25,000 रुपए थी, अभी हो चुकी है 40,000 रुपए। अब सैलरी तो बढ़ गई है, लेकिन राजू की शादी भी तो हो चुकी है, साथ में उसके 2 बच्चे भी हैं। इसका मतलब है कि उसके खर्चे बढ़ चुके हैं। यस, एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड, इसीलिए अब उसे अपने बेसिक नीड में
एक प्रॉपर अमाउंट तो खर्च करना ही होगा। इसलिए अभी उसके बेसिक नीड में 20,000 रुपए लग रहे हैं और बाकी के 20,000 रुपए उसके बच्चों की स्कूल फीस में, बाहर खाना यानी कि ईटिंग आउटसाइड, ट्रैवलिंग घूमना फिरना और किसी अनवांटेड शॉपिंग में खर्च हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि अभी भी राजू पैसे नहीं बचा पा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दीपक की। तो दीपक की भी एज 35 इयर्स हो चुकी है, वो भी मैरिड है, उसके भी 2 बच्चे हैं। तो 10 साल के बाद उसकी भी सैलरी बढ़ चुकी है, बिल्कुल राजू की जैसे। अब दीपक को भी पर मंथ 40,000 रुपए मिलते हैं। अब जैसे कि दीपक की भी शादी हो चुकी है तो इसके भी खर्चे बढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी दीपक 5,000 रुपए SIP में दे रहा है। इसे अपना SIP को जारी रखना है 35 सालों तक। लेकिन अब 10 साल बीत चुके हैं, यानी कि अब राजू को और भी 25 सालों तक SIP करना है। तो यहाँ पे मैं 2 लिख दे रहा हूं। ठीक है, और भी 25 साल बचे हुए हैं दीपक के लिए SIP को। ओके, हाँ, 15% इंटरेस्ट उसे मिल रहा है हर महीने। इसका पैसा 15% के रेट से हर साल कंपाउंड तो हो रहा है। लेकिन अब राजू ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा कम कर दिया है। पहले वो 7,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन अभी वो केवल 3,000 रुपए ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसके खर्चे बढ़ चुके हैं और अभी उसका एक पूरा फैमिली है जिसे उसको ध्यान देना है, यानी कि दीपक को अभी अपने फैमिली का ध्यान देना है। ठीक है, अब दीपक की भी 50% अमाउंट उसके बेसिक नीड में खर्च हो जा रहा है और इसी बेसिक नीड के अंदर उसके बच्चों की फीस भी आ जा रही है। यानी कि इसी 50% अमाउंट के अंदर वो अपने बेसिक नीड को भी कवर कर रहा है और साथ में अपने बच्चों की भी स्कूल फीस को इसी में वो मैनेज कर रहा है। और जो 12,000 रुपए बच रहे हैं, आप देखिए, आप खुद ही कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ तो 5 और 3 8,000 रुपए तो चले गए और 50% यानी कि लगभग क्या 20,000 रुपए, यानी कि 20,000 रुपए और 8,000 28,000 उसके खर्च हो चुके हैं और बच रहे हैं उसके पास 12,000 रुपए। तो उन 12,000 रुपए को दीपक सेव कर ले रहा है। तो उसने सेव कर लिया है और वो अपने डिविडेंड के इनकम से बाहर खाने जाता है, घूमने जाता है, एंजॉय करता है, शॉपिंग करता है। ठीक है, अब देखिए वो 10 साल से इन्वेस्ट कर रहा है, अब तो उसे डिविडेंड इनकम आता ही होगा जिससे कि वो एंजॉय कर सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे महीने की। लेकिन याद रहे, ये जो दूसरा महीना होगा ये 10 साल के बाद वाला दूसरा महीना होगा। ठीक है, 10 साल के बाद वाला दूसरा महीना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं 10 साल के बाद दूसरे महीने में इन दोनों का क्या हाल है। पहले देखते हैं राजू को, उसे 40,000 रुपए सैलरी मिली। अब देखिए राजू के पास अब कार लोन है। ठीक है, उसके पैसे खर्च बेसिक नीड्स में और बच्चों की फीस में खर्च हो जाता है। ठीक है, अब कार लोन है और उसने और भी बहुत सारा उधार लिया हुआ है। राजू के हिसाब से पैसे की कमी होने का मतलब है उधार ले लो और अपनी जरूरतें पूरी कर लो। इसी की वजह से वे लोन पेमेंट भी करता है। अनवांटेड शॉपिंग करने की आदत उसकी हटी नहीं है, वो हमेशा चलते रहती है। और ईटिंग आउटसाइड की भी उसकी हैबिट मिटी नहीं है, वो भी चलती रहती है। और यही सब के कारण उसके पास पैसे नहीं बचते हैं। वो अभी भी अपने मनी को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर उसे कोई चीज चाहिए और उसे उस चीज को उसी समय नहीं खरीद सकता है तो उसे वे लोन पे ले लेता है, जिस वजह से उसके ऊपर उधार चुकाने का बोझ है। ठीक है, अब बात करते हैं दीपक की। तो दीपक को भी सैलरी मिली और जैसे ही उसे सैलरी मिली उसने 5,000 रुपीज SIP कर दी। ठीक है, और 3,000 रुपए स्टॉक्स में डाल दिया। ठीक है, और 50% उसकी अमाउंट चली गई उसके बेसिक नीड्स पे। ठीक है ना, और अब उसने 2 न्यू फ्लैट ले लिया है अपने सेव्ड और डिविडेंड इनकम से। अब वो इतने साल से पैसे को बचा रहा है तो ऑफ कोर्स अब वो एक नया फ्लैट, एक क्या उसने 2 फ्लैट लिया, साथ में डिविडेंड इनकम को भी इस्तेमाल किया। ठीक है, और एक फ्लैट में वे खुद रहता है अपने फैमिली के साथ और दूसरे फ्लैट को उसने रेंट पे दे दिया है। अब उसे यहाँ से भी रेंटल इनकम आना शुरू हो जाएगा, पैसिव इनकम। ठीक है, और 15% इनकम को उसने सेव कर लिया और बाकी के बचे हुए 15% इनकम से वो अनवांटेड शॉपिंग कर रहा है। अब थोड़ी बहुत तो अनवांटेड शॉपिंग चलती है जैसे कि दीपक कर रहा है, लेकिन ये स्मार्ट तरीके से
अनवांटेड शॉपिंग कर रहा है, ये राजू की तरह पैसे को खर्च नहीं कर रहा है। तो आप इस बात पे जोर देना कि दीपक भी अपने पैसे को खर्च कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है इस बात को आप ध्यान से यहां देखकर समझ सकते हो। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम 15 साल आगे जाएंगे। हम देखेंगे कि 15 साल बाद ये दोनों का क्या हाल है, ये दोनों किस स्थिति में है। तो आइए चलते हैं 15 साल आगे, 15 years इन फ्यूचर। लेट्स गो। तो दोस्तों आइए, आप जैसा कि देख सकते हैं कि और 15 साल बीत चुके हैं। अब राजू की एज हो चुकी है 50 साल और दीपक की एज भी हो चुकी है 50 साल। अब इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में दोनों का क्या कंडीशन है, आइए देखते हैं। पहले देखते हैं राजू की कंडीशन क्या है। अरे राजू की कंडीशन तो बद से बदतर हो गई है। अब क्या हो रहा है कि सैलरी तो बढ़ गई है, अब 50,000 रुपए सैलरी मिल रही है, लेकिन उसके बेसिक नीड्स के खर्चे बढ़ गए हैं। EMI पेमेंट, लोन पेमेंट, उधार लेने की आदत अभी तक गई नहीं इसकी। ठीक है, अनवांटेड शॉपिंग अभी भी चल रहा है। ओके, ईटिंग आउटसाइड अभी भी चल रहा है। ठीक है, कॉलेज फीस इंक्रीज हो गई है, अब इसके बच्चों की कॉलेज की फीस बढ़ गई है। इसकी टेंशन अब राजू को सता रही है, यानी कि राजू पूरा रैट रेस में है अभी, वो भी 50 साल की एज में। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि राजू के पास कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। अब कर्ज बहुत ज्यादा हो गया तो इसका सॉल्यूशन क्या है, और कर्ज ले लो, टेक मोर डेट, यानी कि कर्ज बढ़ना तो और कर्ज ले लो। ठीक है, यानी कि इसकी हालत तो बहुत खराब है, इसके पास मतलब सेविंग के नाम पे कुछ खास पैसे बचे ही नहीं है, ये पूरा राइट रेस में है। अब इसे पैसे के लिए काम करना ही पड़ेगा, अगर ये काम नहीं करेगा तो ये भी भूखे मरेगा, साथ में इसके परिवार भी भूखे मरेंगे। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसे अभी भी 50 साल की उम्र में भी इसे पैसों के लिए काम करना ही पड़ेगा। अब आइए देखते हैं कि दीपक की क्या हालत है। ठीक है, तो दीपक के भी 50 साल हो चुके हैं। अब दीपक को भी 50,000 सैलरी मिल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान उसके सैलरी पर मत दीजिए, आप उसके बाकी चीजों पर ध्यान दीजिए। आप देख सकते हैं कि अब दीपक को 5 घरों से रेंटल इनकम आ रही है। देखा आपने, 5 घरों से रेंटल इनकम, वाह क्या बात है। अब उसे तो हाई डिविडेंड इनकम भी मिल रहा है। अरे यार, 25 साल की उम्र से ये इन्वेस्ट कर रहा है, अब इसे हाई डिविडेंड इनकम मिलना तो बनता ही है। अब देखिए, इसके बच्चों की भी कॉलेज की फीस बढ़ गई है, लेकिन इसके लिए इसको कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन। इसके पास कोई कर्ज नहीं है, नो डेट, ये कर्ज मुक्त इंसान है। ओके, अब ये सही में रिच लाइफ जी रहा है। अब क्या हो रहा है कि इसे जो पैसिव इनकम आ रहा है ना, वो उसकी सैलरी से काफी ज्यादा हो चुका है। आप देख सकते हैं, अब इसने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली लाइफ को अचीव कर लिया है और अभी भी इसकी इन्वेस्टिंग जारी है। अभी भी 35 साल पूरे हुए नहीं हैं, अभी भी 10 साल बाकी है और वो पूरे 10 साल अभी भी ये इन्वेस्ट करता ही रहेगा। दोस्तों, मैंने तो आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए केवल 5,000 रुपए ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा है SIP के लिए, जहां इसका पैसा हर साल 15% की रेट से कंपाउंड हो रहा था। अगर आप चाहे तो 5,000 रुपए से ज्यादा भी रख सकते हैं, इससे आपका अमाउंट और जल्दी ग्रो होगा। मैंने तो 5,000 बस ऐसे उदाहरण के लिए कहा, वो अमाउंट और ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो इस बात को लेकर आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। क्या केवल 5,000 रुपए से ही SIP की जा सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग मेरे हिसाब से मिनिमम 500 रुपीज के साथ भी SIP की जा सकती है और 5,000 रुपए से भी ज्यादा की SIP की जा सकती है। ओके, तो इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से 10 साल आगे जाएंगे, जहां इन दोनों की एज 60 हो जाएगी और 60 साल की उम्र में ये दोनों की क्या हालत रहेगी, आइए देख लेते हैं। तो चलते हैं फिर से 10 साल आगे, 10 years इन फ्यूचर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं और 10 साल बीत चुके हैं। अब राजू की एज हो चुकी है 60 years और दीपक की भी एज हो चुकी है 60 years। अब 10 साल बीत चुके हैं, दोनों की एज 60 साल हो चुकी है। अब आइए देखते हैं कि दोनों का क्या कंडीशन है। अब राजू की कंडीशन की बात करें तो राजू अब रिटायर्ड हो चुका है और वो रिटायर्ड हुआ है कर्ज के साथ, रिटायर्ड विथ डेट। उसके पास कोई नो नेटवर्थ, उसके पास कोई नेटवर्थ
नहीं है। और इसका रीजन क्या है? उसके पास कोई नेटवर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि उसने सारी उम्र केवल अपने इनकम पे ध्यान दिया था। उसने कभी भी अपनी असली संपत्ति, एसेट्स और नेटवर्थ पे ध्यान दिया ही नहीं। इसलिए वो डेट के साथ रिटायर हुआ और उसके पास कोई नेटवर्थ नहीं है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है कि उसने कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन, प्लानिंग और इन्वेस्टिंग में ध्यान दिया ही नहीं। यही कारण है कि ये अभी भी रिटायर हुआ है, वो भी डेट के साथ। इसके पास पैसे के नाम पे कुछ खास नहीं है। अब देखिए दीपक की हालत। तो 10 साल बीत चुके हैं, दीपक की एज भी 60 हो चुकी है। अब दीपक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को अचीव कर चुका है। अब इसके पास 10 घरों से रेंटल इनकम आ रही है। 10 साल में काफी अच्छी ग्रोथ की है इसने। पहले तो 5 आ रहा था, अभी 10 आ रहा है। हाई डिविडेंड इनकम इसे अभी भी आ रहा है। इसके पास सफिशिएंट नेटवर्थ है। दोस्तों अब आइए हम मैजिक के बारे में बात करते हैं। उसने जो अपने लिए एसआईपी स्टार्ट की थी 25 साल की एज में, उसका क्या रिजल्ट हुआ, यही तो मेन चीज है। और ये चीज देख के पक्का आपके होश उड़ जाएंगे। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? हाँ दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है। अभी यहाँ आपको कंपाउंडिंग की पावर का रियल अंदाजा लगने वाला है। तो उसने टोटल कितने अमाउंट इन्वेस्ट किए अपने पूरे 35 सालों में? यानी कि जब वो 25 साल का था तब उसने शुरू किया था, अभी वो 60 साल का हो चुका है, 35 साल बीत चुके हैं। तो उसने टोटल कितने अमाउंट इन्वेस्ट किए? 5-5 हजार रुपए करके उसने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं पूरे के पूरे 21 लाख रुपए। उसने 21 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और उस 21 लाख रुपए पर उसे अर्निंग कितनी हुई है? उसे अर्निंग हुई है 7.22 करोड़। जी फ्रेंड्स, ये सही नंबर है। उसे 21 लाख रुपए पर 7.22 करोड़ की अर्निंग हुई है और उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? उसकी टोटल वैल्यू हो गई 7.43 करोड़। तो देख सकते हैं कि दीपक करोड़पति बन चुका है। और बिल्कुल दीपक के पास इससे ज्यादा का नेटवर्थ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि राजू और दीपक शुरुआत में दोनों सेम कंडीशन में थे। दोनों ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। लेकिन जब राजू की एज 60 हुई और दीपक की एज 60 हुई तो दीपक की कंडीशन दूसरा है और राजू की कंडीशन दूसरा है। दोनों के कंडीशन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। राजू अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में है 60 के एज में भी, और दीपक 60 के एज में स्ट्रगलिंग फेज में नहीं है। इसके पास अच्छी खासी संपत्ति है कि इसके नेक्स्ट जनरेशन को भी कमाने की जरूरत ना पड़े। इसके पास इतनी संपत्ति है। तो ऐसा क्यों? क्या राजू की किस्मत खराब थी कि दीपक का किस्मत अच्छा था? क्या भगवान दीपक पे ज्यादा मेहरबान थे कि राजू पे कम मेहरबान थे? क्या प्रॉब्लम था दोस्तों? क्या प्रॉब्लम था? अब आपको समझ में आ गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दोनों की केस अच्छे से समझ में आ गई है और आपको इन दोनों के स्टोरी से कि कैसे इन दोनों ने अपने फाइनेंस को मैनेज किया, आपको इससे क्या सीखने को मिल रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है? तो प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि मैं जो आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या आप तक वैल्यू पहुँच रहा है। प्लीज मुझे इस बात के लिए कमेंट कीजिएगा। और अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो सच में आप मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और आपके लिए रेगुलर बेसिस पर ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और वैल्यूएबल कंटेंट लाना अब मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है और मैं लाऊंगा भी। और दोस्तों यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सबसे जरूरी बात, मुझे आप फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वहां भी आपको हर दिन कुछ वैल्यूएबल कंटेंट हमेशा मिलते रहेगा। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।